हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि बहुत 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 ज़्यादा अच्छे रहे होंगे। देखो, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ लिया है मेरे प्यारे मित्रों वीबीटी। और वीबीटी में हमने 3 लेक्चर में उसको पढ़ लिया है, वीडियो नंबर 14A, 14B और 14C। आज का हमारा प्यारा सा टॉपिक होगा संकरण। संकरण। तो कॉपी और पेन उठाए और अगले टॉपिक का नाम डाल ले संकरण। कौन सा टॉपिक होगा? संकरण। देखो, संकरण पढ़ने से पहले हमें वीबीटी का नॉलेज होना चाहिए। वीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। और वीबीटी में अगर इतना सा नॉलेज आपको है कि वीबीटी क्या है, कैसे बॉन्ड प्रिपेयर होते हैं, तो वो मिलेगा आपको इसी चैनल के वीडियो नंबर 14A में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो नंबर 14A देखने के बाद ही वीबीटी के बाद ही संकरण का टॉपिक देखें, अदरवाइज संकरण समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखो, हम इसमें क्या क्या बातें करेंगे। पहला सवाल तो यह उठता है कि ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, संकरण पढ़ क्यों रहे हैं और संकरण का बर्थ कैसे हुआ। तो क्यों का जवाब देंगे। सबसे पहले उस क्यों का जवाब देंगे कि संकरण हम क्यों पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे संकरण है क्या। फिर हम देखेंगे संकरण कैसे निकाला जाता है। देखो, इस क्यों में ही आ जाएगा कि संकरण कौन से एटम का निकाला जाता है, एक मॉलिक्यूल में कौन से, एक अणु में कौन से परमाणु का संकरण ज्ञात किया जाता है। सेंट्रल एटम की सराउंडिंग एटम। अब किसी बच्चे को ये दिक्कत हो रही है सेंट्रल एटम क्या होता है, तो इसका सेपरेट वीडियो पड़ा है इसी यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और यहां जुड़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है, हर एक शब्द जो कंफ्यूज करेगा उसका आपको वीडियो मिलेगा, पूरा समझाया हुआ होगा, हर टॉपिक को समझाया जाएगा, कोई टॉपिक स्किप नहीं किया जाएगा। तो पहले पढ़ेंगे संकरण क्यों है, संकरण का जन्म क्यों हुआ और कैसे हुआ। उसके बाद संकरण निकालना सीखेंगे, वो ट्रिक से संकरण निकालने की क्या सीखेंगे, हम ट्रिक से निकाल लेंगे, बहुत जल्दी ये काम निपटा लेंगे हम। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हम देखेंगे संकरण है क्या। तीसरे नंबर पे हम संकरण को ज्ञात कर लेंगे ट्रिक से। और उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे कि संकरण अणु की ज्यामिति बताता है, संकरण अणु की ज्यामिति बताता है। ध्यान से सुनना, संकरण अणु की ज्योमेट्री फिक्स करता है, ज्यामिति फिक्स करता है। और उसमें ज्यामिति कैसे फिक्स होती है और बॉन्ड एंगल कितना होता है, ध्यान से सुनना, बॉन्ड एंगल कितना होता है। मैं किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करूंगा, हर एक पॉइंट को खोल के समझाएंगे, तो आप भी उम्मीद करता हूं किसी टॉपिक को स्किप ना करें। तो बिना टाइम खराब किए सबसे पहले देखते हैं संकरण का जन्म हुआ क्यों, ये बला क्या है, संकरण बला क्या है। देखो, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूं मेरे प्यारे बच्चों। मैं कहूं कि CH4 मेथेन, मेथेन का निर्माण हुआ तो वो कैसे हुआ। ये सवाल करता हूं मैं आपसे कि मेथेन का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ। तो आपका सीधा फोकस कहां जाना चाहिए, वीबीटी की ओर जाना चाहिए, क्योंकि बॉन्डों को, बंधों को 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय व्यवस्था बंधों की कौन बताता है, वीबीटी। अब वीबीटी क्या कहेगा, ओनली हाफ फील्ड, अर्धपूरित कक्षक ओवरलैपिंग में भाग लेते हैं। तो देखो, हम यहां से कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खोल लेते हैं। तो कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट में बहुत बड़े राज हैं। देखो, हमें केवल मतलब होता है बाहरी कोश से। जब कभी भी हम बंद पढ़ते हैं तो हमें किससे मतलब होता है, प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बाहरी कोश से। और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बाहरी कोश को खोल लो। जैसे हमने इस बाहरी कोश को खोला तो ये 2s ऑर्बिटल हुआ और ये 2p ऑर्बिटल हुआ। देखो, लेक्चर थोड़ा स्लो जरूर चलेगा, क्योंकि ये ऐसा लेक्चर है जिसको फास्ट नहीं समझा जा सकता है। अगर किसी भाई को स्पीड कम लग रही है तो वो अपने
लैपटॉप या अपने मोबाइल में स्पीड को बढ़ा के वीडियो को देख लें। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो वीबीटी क्या कहती है? वीबीटी ये कहती है कि बंध बनाने में केवल अर्धपूरित कक्षक ही भाग लेते हैं, केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेंट इन केमिकल बॉन्डिंग। केवल अर्धपूरित कक्षक ही है वो अतिव्यापन करते हैं। और वीबीटी तो यही कहता है कि परमाणु कक्षकों के अतिव्यापन से बंध बनता है। तो आप वीबीटी को पहले ढंग से देख के आए। अब देखो उस हिसाब से कार्बन कितने बॉन्ड बना पा रहा है? 2। इसके पास अर्धपूरित कक्षक है कितने प्यारे स्टूडेंट? 2। और कार्बन ने हाइड्रोजन कितने जोड़ रखे हैं? 4। तो पहली बला तो यही आ गई है। इस स्थिति में क्या होता है, ये जो 2s कक्षक के इलेक्ट्रॉन जो पेड में है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन 2p में चला जाता है यहां। अब ये क्यों गया? देखो ये परमाणु था, ये k कोष होता है और ये l कोष होता है। k कोष में 1s कक्षक होता है और l कोष में 2s और 2p कक्षक पाए जाते हैं। अब देखो k कोष की ऊर्जा समान है और l कोष की ऊर्जा समान है, ठीक है। यहाँ पूरी ऊर्जा समान है और यहाँ पूरी ऊर्जा समान है, हालांकि k और l की ऊर्जा में अंतर है। तो ये परमाणु का एक टॉपिक करवाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। अब देखो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में रहना चाहता है और लो एनर्जी मिलती है तो वो भीड़ भड़ाका छोड़ सकता है। तो यहां से क्या होगा, इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा समान होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा किसमें? 2p में। अब देखो इससे क्या हुआ, कार्बन के पास में कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए? 4। कितने हो गए? 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल कार्बन के पास में हो गए। तो हम उन 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो कार्बन के हैं उनको खोल लेते हैं। यहां ये कार्बन के चारों हाफ फील्ड ऑर्बिटल, इनमें से ये 2s कक्षक है और ये 2p कक्षक है और ये 2p कक्षक है और ये भी 2p है। अब अगर ये 2p अक्ष है तो ये 2py होगा और ये कौन सा रहा होगा? 2pz। अब देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1 होता है, उसके पास में एक ही कक्षक है 1s और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहां क्या होगा, एक हाइड्रोजन अपना 1s कक्षक लेकर आएगा, यहां दूसरा हाइड्रोजन अपना 1s कक्षक लेकर आएगा, यहां तीसरा हाइड्रोजन और यहां चौथा हाइड्रोजन अपना 1s कक्षक लेके आ जाएगा। अब देखो वीबीटी क्या कहता है कि ओवरलैपिंग तो होती है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल में ही होती है। बिल्कुल सही बात है, ओवरलैपिंग कहाँ होगी? हाफ फील्ड ऑर्बिटल में ही होगी, लेकिन सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। आपस में दो परमाणुओं के जो परमाणु कक्षक ओवरलैपिंग करते हैं उनके इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन में नहीं होने चाहिए। देखो अगर किसी बच्चे को लेक्चर बोरिंग लग रहा है तो वो आगे स्किप कर ले। भाई साहब मैं कूद कर नहीं जा सकता, मैं बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगा, उनको हर एक चीज समझाई जाएगी। अब देखो ये 1s, ये इसका 1s है, ये इसका 1s है, ये हाइड्रोजन का 1s है और ये हाइड्रोजन का 1s है। ये नीचे वाले चारों ऑर्बिटल हाइड्रोजन के, ऊपर वाले चारों ऑर्बिटल किसके हो गए? कार्बन के। अब वीबीटी के अनुसार ये s कक्षक के साथ ओवरलैप कर जाएगा और ये s कक्षक इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, ये s कक्षक इस p के साथ और ये s कक्षक इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। इससे हुआ क्या है, s की s के साथ ओवरलैपिंग हुई है, s कक्षक की s कक्षक के साथ क्या हो गई है? ओवरलैपिंग हो गई है। s कक्षक की p कक्षक के साथ ओवरलैपिंग हो गई है, s कक्षक की p कक्षक के साथ ओवरलैपिंग हो गई है और चौथी भी s कक्षक की p कक्षक के साथ ओवरलैपिंग हो गई है। देखो s कक्षक की s कक्षक के साथ और s कक्षक की p कक्षक के साथ और s कक्षक की p कक्षक के साथ ओवरलैपिंग। तो s की s के साथ में कौन सी ओवरलैपिंग होती है? हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया है। और s की p के साथ भी कौन सी होती है? हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया है। तो हुआ क्या है, कार्बन है उसने 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए।
कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ में कितने सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं? 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं। अब देखो इनको ऐसे ही क्यों लिख रहे हैं, इस चीज का जिक्र करेंगे हम इसी संकरण के टॉपिक में जब ज्यामिति की बात करेंगे। लेकिन कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 4 बॉन्ड बना लिए। यहां तक बात ठीक है। अब यहां एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखो ये तीनों ओवरलैपिंग sp 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 में हुई है, तो ये तीनों बॉन्ड समान होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तीनों में ओवरलैपिंग किसके बीच हुई है? s की p के साथ, तो ये 3 बंध समान होने चाहिए। और चौथा बंध जो है ना, वो इन तीनों बंध से क्या हो जाना चाहिए? भिन्न हो जाना चाहिए। क्योंकि ये ओवरलैपिंग किसके साथ हुई है? एस की, एस कक्षक के साथ में क्या हो रही है प्यारे स्टूडेंट? ओवरलैपिंग। यहां तक टॉपिक समझ में आ गया होगा आई होप। बड़ा स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं मैं आज, कुछ गला भी खराब है। 2 वजह है, एक टॉपिक अच्छा है, दूसरी बात कुछ गला भी खराब है, तबीयत थोड़ी डाउन है, इसलिए ये कहानियां हो गई है। अब देखो इस हिसाब से ये 3 बॉन्ड एक समान होने चाहिए, यानी इनमें से कोई 3 बंध एक समान होने चाहिए और एक बंध उनसे भिन्न होना चाहिए। ये बात कौन कह रहा है? वीबीटी कह रहा है, क्योंकि वीबीटी तो कह रहा है ना ये चीज की इसकी इसके साथ ऐसे ओवरलैपिंग हुई, और यही वीबीटी का फेलियर भी है। वीबीटी की यही कमी थी, यही कमी थी, क्योंकि जब हमने प्रैक्टिकली इन चारों बॉन्डों को कार्बन के देखा तो चारों बॉन्ड सिमिलर थे। चारों बॉन्ड क्या थे मेरे प्यारे बच्चों? सिमिलर थे। जबकि वीबीटी क्या कह रहा है? चारों बॉन्ड में से 3 बॉन्ड समान होने चाहिए और एक बॉन्ड क्या होना चाहिए? उनसे भिन्न होना चाहिए। यही से बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शुरू होता है। अब हमें संकरण की आवश्यकता पड़ी। अब देखो संकरण क्या है। देखो दिक्कत क्रिएट कहाँ हो रही है? एस के पास, इस हाइड्रोजन के पास में, चारों हाइड्रोजन के पास में कौन से ऑर्बिटल है प्यारे बच्चों? एस कक्षक है। तो हाइड्रोजन कुछ भी करवा लो उससे अपने एस कक्षक लाकर ओवरलैपिंग करवा सकता है, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसकी तरफ से कोई दुविधा नहीं है। दुविधा उत्पन्न हो रही है वो किसकी ओर से हो रही है? ध्यान से देखो, कार्बन की ओर से हो रही है, क्योंकि उसने क्या किया है? 3 कक्षक तो कैसे लेके बैठा हुआ है? पी के, और एक कक्षक कैसा लेके बैठा हुआ है? एस का। अब यहां हुआ क्या? यहां सभी हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन समान रूप से आए और उन्होंने बंध बनाया, तो उनमें से एक हाइड्रोजन ने नाराजगी जाहिर कर दी कि भाई साहब मैंने कौन सी आपकी चिड़िया मार दी है? मैंने कौन सी आपकी चिड़िया मार दी है जो आप इन 3 आदमियों को पी कक्षकों के साथ ओवरलैपिंग करवा रहे हो और मेरे को एस कक्षक के साथ ओवरलैपिंग करवा रहे हो? क्या कमी है मेरे में? हाइड्रोजन ने पूछा कार्बन से, क्या कमी है मेरे में? अब कार्बन के पास कोई जवाब नहीं था। इस बात को आप एग्जैक्टली ऐसे समझो कि जैसे मान लो आपके घर पर 4 मेहमान आए हुए हैं, 4 मेहमान आए हुए हैं। अब 3 मेहमानों को तो आप दूध पिला रहे हो, और वो भी कांच के गिलास में। किसमें प्यारे बच्चों? कांच के गिलास में। और एक भोला मेहमान है, जो मेरी तरह एक भोला मेहमान है, उसको आप चाय पिला रहे हो और वो स्टील के गिलास में। अब मेरे को बताओ, आपके घर पे कोई मेहमान आए, ये अच्छी बात है क्या कि आप 3 मेहमानों को दूध पिला रहे हो और एक मेहमान को चाय पिला रहे हो और तीनों के गिलास भी भिन्न भिन्न है? क्या वो चौथा मेहमान नाराजगी नहीं दिखाएगा? दिखाएगा ना? यही काम हुआ है यहां। अब क्या होगा? ये जैसे नाराजगी दिखाएगा चौथा आदमी, कौन? ये हाइड्रोजन, और कहेगा भाई साहब हम नहीं बनाएंगे बॉन्ड। मतलब ये आदमी बोल देगा मैं चाय नहीं पीऊंगा, चौथा मेहमान। क्यों? क्योंकि मुझे स्टील का गिलास दे रखा है, चाय दे रखी है और इनको दूध पिला रहा है, हम चारों तो एक जैसे ही है, एक साथ आए। अब कहानियां बिगड़ गई। अब मजबूरी हो गई है आपकी कि आप क्या करो? पहले तो 4 गिलास लेके आओ, कांच के या स्टील के, एक समान चारों गिलास। और फिर क्या करो? इन चारों में जो भी मैटर भरा हुआ है, इन 3 में आपने दूध भरा है और इस एक में आपने चाय भरी है,
यानी इनमें दूध, छोटे बच्चे बोलते हैं ना दूध, और इसमें आपने क्या भर रखी है, चाय। अब आपके पास में ऑप्शन एक ही बचा है कि आप पहले चारों गिलासों को सेम कर लो और उसके बाद में इन चारों के मैटर को आपस में मिक्स कर दो। उससे क्या होगा, चारों गिलास सेम हो जाएंगे, ऐसे 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 प्यारे बच्चों, और अब सब गिलासों में दूध चाय हो जाएगा। सब गिलासों में क्या हो जाएगा, दूध चाय। अब कोई नाराजगी नहीं दिखाएगा। यही इसके साथ हुआ था, यही कार्बन के साथ हुआ था। अब कार्बन की मजबूरियां हो गई है, अब कार्बन की क्या हो गई है, मजबूरियां हो गई है कि वो इन चारों ऑर्बिटलों को मिक्स करे, इन चारों ऑर्बिटलों को आपस में क्या करे, मिक्स करे। अब इनकी देखो ऊर्जा भी लगभग समान हो सकती है, लेकिन पूर्णतया समान तो है नहीं। तो इन चारों ऑर्बिटलों को वो मिक्स करें और चार नए ऑर्बिटल बनाए जिनकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, समान होनी चाहिए, जिनकी आकृति समान होनी चाहिए, जिनका आकार समान होना चाहिए, और इट इज कॉल्ड टू हाइब्रिडाइजेशन। इसी चीज को हाइब्रिडाइजेशन कहा गया है कि किसी परमाणु के भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले, किसी परमाणु के भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले या भिन्न भिन्न आकार और आकृति वाले कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं, मिश्रित होकर चार नए ऑर्बिटल बनाते हैं, सॉरी उतने ही नए ऑर्बिटल बनाते हैं, उतने नए कक्षक बनाते हैं। लेकिन उनकी खास बात यह होती है कि उनकी ऊर्जा समान होती है, आकृति समान होती है और आकार समान होता है। तो ये बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब ये बताओ संकरण करना किसे पड़ेगा, इस घटना को संकरण कहते हैं। कक्षकों को आपस में मिलाना और नए कक्षक बनाना और समान ऊर्जा वाले और समान आकार आकृति वाले कक्षक बनाना, इस घटना को संकरण कहते हैं। तो बताओ ये काम करना किसको पड़ेगा, हाइड्रोजन को या इनमें से कार्बन को? कार्बन को करना पड़ा, क्योंकि दुविधा कहां उत्पन्न हो रही थी प्यारे बच्चों, कार्बन में। इसलिए कहा जाता है कि संकरण हमेशा 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 सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। आई होप कि टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये कहानियां हो गई। अब कोई बच्चा कहता है कि सर ये तो डिब्बे से बना रखे, इनको मिक्स करवाओ तो सही। तो चलो मैं मिक्स करवा देता हूं। अब यहां से हुआ क्या, देखो एक कक्षक हाइड्रोजन का आया, सॉरी कार्बन का ये कक्षक था, और अब कार्बन के तीन कक्षक थे, वो डंबलाकार, वो पी कक्षक 3, और ये उसका था 2s कक्षक, और ये उसके थे 2p कक्षक 3। अब कार्बन क्या करेगा, इनको मिटा रहा हूं। अब कार्बन क्या करेगा, चारों कक्षकों को मिलाएगा प्यारे बच्चों, चारों कक्षकों को मिलाएगा, ऐसे मिला लिए, इनको मिश्रित करके नए कक्षक बनाने की घटना क्या हो जाएगी, संकरण। क्या हो जाएगी, संकरण। और बनने वाले नए ऑर्बिटल संकरित कक्षक। लेकिन अब चार नए कक्षक बनाएगा, लेकिन वो चारों कक्षक सेम होंगे, ऐसे के ऐसे चार कक्षक। देखो संकरित कक्षक को ऐसे दिखाया जाता है, एक लूप बड़ा और एक लूप छोटा। ये जो नया कक्षक बना है उस कक्षक को कौन सा कक्षक कहते हैं, संकरित कक्षक, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये काम करना क्या था, संकरण था, और ये सेंट्रल एटम को करना पड़ता है, क्योंकि दुविधा वहीं उत्पन्न होती है। खास बात यह है कि इनकी ऊर्जा चारों की समान होती है और इनकी आकृति भी क्या होती है, समान, आकार भी क्या होता है, समान। अब कोई ऐतराज नहीं होगा किसी को। तो होगा क्या, जैसे कार्बन ऐसे, वो कार्बन अपने चार ऑर्बिटल ऐसे रख लेगा, यूं, संकरित कक्षक। अब सवाल उठता है संकरित कक्षकों का नाम कैसे दिया जाए। तो देखो इसमें एक s कक्षक आया और तीन कौन से कक्षक आए, p। तो ये सभी के सभी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, sp3 संकरित कक्षक। इनको क्या नाम दे दिया गया है, sp3 संकरित कक्षक। तो कार्बन के पास में चार कक्षक है, sp3 sp3 sp
और sp3। अब देखो हाइड्रोजन अपना गोल 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 सा s कक्षक लेके आएगा, ऐसे चारों हाइड्रोजन, और इन चारों कक्षकों के साथ ओवरलैप कर जाएंगे। कोई ऐतराज नहीं है उनको, क्योंकि चारों को ही 4 समान ऊर्जा आकृति वाले कक्षक मिल रहे हैं। ये था संकरण। इसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? संकरण कहा जाता है। देखो अब थोड़ी थ्योरी लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, थोड़ी थ्योरी लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। आई होप कि आप टॉपिक को समझ पा रहे हो। बर्थ ऑफ संकरण हो गया है, बर्थ ऑफ संकरण हो गया। अब इन्हीं में से समझाई हुई चीजों में से कुछ पॉइंट निकालते हैं। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? संकरण है क्या? तो किसी परमाणु के अगर किसी बंदे के पास नोट्स बनाए हुए हैं, वीडियो स्किप कर सकता है। किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिश्रित होकर आपस में क्या होकर? मिश्रित होकर उतने ही जितने कक्षक मिश्रित हुए उतने ही नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिनकी, जो नए बने ना उनकी, जिनकी ऊर्जा आकार व आकृति पूर्णतया क्या होती है? समान होती है। पूर्णतया प्यारे बच्चों क्या होती है? समान होती है। ऐसे कक्षकों को संकरित कक्षक कहा जाता है। संकरित कक्षक कहा जाता है तथा इस घटना को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संकरण कहते हैं। यह था संकरण। संकरण का अर्थ क्यों हुआ, संकरण क्या है, और संकरण कौन से एटम का होता है? सेंट्रल एटम का कि सराउंडिंग एटम का? तो यह था संकरण। अब देखो इस चीज को अगर हम थ्योरेटिकल समझना, ये थ्योरेटिकल चीज है, इसको हम अगर प्रैक्टिकली समझना चाहिए तो वही काम करेंगे। जैसे किसी परमाणु का एस कक्षक, अब वो एस कक्षक कौन सा? लगभग समान वाला, या तो वो 2s होना चाहिए, तो 2s कक्षक, और मान लो उसने 2p कक्षकों के साथ में क्रिया की, यानी 2p कक्षकों को आपस में मिलाया, 2p कक्षक। चलो एक कोई मिला लो, एक s कक्षक और एक p कक्षक, जिनकी ऊर्जा लगभग क्या है? समान है। ये आपस में मिश्रित होंगे तो उस क्रिया को संकरण कहेंगे। लेकिन नए उतने ही कक्षक बनाएंगे, उतने ही कक्षक बनाएंगे नए। तो कितने यहां से मिले? कितने? एक p और एक s, तो यहां नए 2 ऑर्बिटल बनेंगे ऐसे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, ऐसे। लेकिन खास बात यह होगी कि इन कक्षकों की ऊर्जा, आकृति और आकार पूर्णतया क्या होंगे? समान। पूर्णतया क्या होंगे? समान। और ऐसे बने हुए नए कक्षक जिनकी आकार, आकृति, ऊर्जा समान होती है, क्या कहलाते हैं? संकरित कक्षक। ये कहानी हुई है, ठीक है। अब सुनो, सवाल यह उठता है कितने संकरित कक्षक बनेंगे? कितने संकरित कक्षक निर्मित होंगे? तो पॉइंट नंबर 2, उतने ही
संकरित कक्षक, उतने ही संकरित कक्षक बनते, कुछ भी नहीं रखना है, पीछे हमने समझ रखा है पूरी चीजों को। उतने ही संकरित कक्षक बनते हैं जितने कक्षकों ने संकरण में भाग लिया है, संकरण में भाग लिया है। ये लो, उतने नए संकरित कक्षक बनते हैं जितने कक्षकों ने संकरण में भाग लिया है। देखो यहां एक एस कक्षक है जो 2s है कोई, ठीक है। इन 2 और p को इनको मिटा दूं जैसे ऐसे, अब समझ लो आप, कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो। यहां एक एस कक्षक एक p कक्षक, तो एक s और एक p, तो कितने हो गए? 2 कक्षक हो गए ना। तो नए कितने कक्षक बनेंगे? 2 ही कक्षक बनेंगे, यही बात लिखी हुई है। अगला पॉइंट, संकरित कक्षकों का नाम, संकरित, नोट्स बनाते जाओ, संकरित कक्षकों का नाम संकरण में भाग लेने वाले, संकरण में भाग लेने वाले, भाग लेने वाले कक्षकों के आधार पर रखा जाता है, के आधार पर रखा जाता है। इस चीज को समझो लाडले बच्चों, प्यारे बच्चों, इस चीज को समझो। देखो यहां एक एस कक्षक ने भाग लिया है और एक पी कक्षक ने भाग लिया है, तो यहां जो बना हुआ नया कक्षक है, यहां जो बना हुआ नया कक्षक है उसका नाम क्या होना चाहिए? इस कक्षक को क्या नाम दूं? प्यारे बच्चों, इस कक्षक को क्या नाम दूं? ये जिनसे बना है तो ये एस कक्षक था, और ये कौन सा था? पी कक्षक था। तो भाई साहब जो बना हुआ नया कक्षक है उसको नाम दिया जाएगा एस पी संकरित कक्षक, एस पी संकरित कक्षक। आ रहा है समझ में? संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों के आधार पर ही बनने वाले नए कक्षकों का नामकरण किया जाता है। कोई पंडित जी को बुलानो पड़े थे, नामकरण आप कर लेंगा, फालतू 100-200 रुपया देवांगा, कोई नहीं, कोई मतलब को निकलेगो, ठीक है। तो ये भी कौन सा हो गया? एस पी संकरित कक्षक ही हो गया है। ऐसे लिख सकता हूं मैं चाहूं तो एस पी, ये भी कौन सा है? एस पी। अब देखो कदे या ना कर जो, किताबों में क्या होता है कई बार ऐसे ऑर्बिटल लिखा हुआ मिल जाता है तो बच्चे समझते हैं मिस प्रिंट हो गई है, ये मिस प्रिंट हो गई है, ये लूप बड़ा होना चाहिए था, इसको छोटा बना दिया है, ये हाथी था जो सूख कर चूहा बन गया है। ऐसा कुछ नहीं है, संकरित कक्षक को ऐसे ही दिखाया जाता है। ऐसा अगर मिल जाए तो आपको सीधा माइंड दौड़ाना है और सोचना है ये ऑर्बिटल संकरित कक्षक है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये पॉइंट और क्लियर हो। जैसे मैंने कहा एक एस कक्षक, तो एस कक्षक गोल 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 लाडू किस पता सा शक्कर पारा, ठीक है। ये गोल गोल सा लड्डू सा एस कक्षक, और ये डमरू सा पी कक्षक। लेकिन मैं कह दूं नहीं भाई साहब, पी 2 है अब की बार, कितने हैं? 2। तो अब अगर इन कक्षकों के बीच में संकरण हुआ तो नए कितने कक्षक बनेंगे? उतने ही जितने संकरण में भाग ले रहे थे। 1 + 2 = 3। कितने कक्षक? 3। तो 3 ऐसे ऐसे पूर्णतया समान ऊर्जा और आकृति वाले 3 कक्षक आ गए। कितने कक्षक आ गए? 3। अब इनका नामकरण कैसे किया जाए? तो देखो एक एस कक्षक ने भाग लिया है और संकरण में 2 पी कक्षक ने भाग लिया है, इसलिए इस कक्षक का नाम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। sp2 संकरित कक्षक कहलाएगा ये। आई होप कि पॉइंटों को समझ पा रहे हो। कुछ भी नहीं रटना है भाई साहब, अगर किसी बच्चे को कुछ रटना है तो वो इस चैनल को छोड़ दे। यहां ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता है कि आप रटो।
आ गया समझ में? चलो उतार लिया। ये संकरण के मेन पॉइंट हो गए। ये संकरण के कौन से पॉइंट हो गए? मेन पॉइंट। अगर इतना कुछ आपको आ रहा है ना, इतना कुछ मेरे प्यारे बच्चों आपको आ रहा है, उतार लो आप। इतना कुछ मेरे प्यारे बच्चों आपको आ रहा है तो आपको संकरण आ रहा है। अब एक खास और अंतिम बात और कर लेते हैं इसकी। संकरण में दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेंट कर रहे थे कि कक्षक? संकरण में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेंट कर रहे थे कि कक्षक? बताओ। संकरण में इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे थे कि कक्षक? संकरण में हमेशा कक्षक भाग लेते। संकरण में कक्षक भाग लेते, न कि इलेक्ट्रॉन। अभी पीछे करवाया था ना स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं था हमें केवल किससे लेना देना था? कक्षकों से। तो कक्षक भाग लेते संकरण में, इलेक्ट्रॉन नहीं। लगा लो इसको AMBL। आंखों में बसा लूंगा, AMBL आंखों में बसा लूंगा। ये चीज याद रखनी है। संकरण में कक्षक भाग लेते हैं न कि इलेक्ट्रॉन। इट्स ओके माय डियर स्टूडेंट। ये कहानियां हुई संकरण की। एक और इसमें पॉइंट अटैच कर लेते हैं। सवाल बच्चा ये भी कर सकता है कि सर संकरण में किस प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं? अब किस प्रकार से क्या मतलब है? क्या संकरण में केवल अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं? क्या संकरण में पूर्ण पूरित कक्षक भी भाग ले सकते हैं? क्या संकरण में रिक्त कक्षक भी भाग ले सकते हैं? जी जरूर। संकरण में मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया कुछ भी कहे, संकरण में तीनों प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं। अब सवाल उठता है सर फिर VBT में तो केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेंट कर रहे थे। अरे प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते हो अर्धपूरित कक्षक भाग लेते हैं। पूर्ण पूरित कक्षक अगर कहीं लोन पेयर हुआ किसी एटम के पास तो उसको कहाँ रखा जाए? फिर वहां भी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो सकता है ना लोन पेयर रखने के लिए, तो वो पूर्ण पूरित कक्षक। और रिक्त कक्षक जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हैं, उपसय संयोजक बंद, तो वहां देखो एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एक सामने वाले ऑर्बिटल में, तो वहां संकरण कहाँ हो सकता है? रिक्त कक्षकों में भी हो सकता है। आई होप कि समझ गए होंगे। चलो अब बात करते हैं संकरण ज्ञात कैसे किया जाए। तो इसका वैसे तो एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको और समझा देता हूं कि संकरण ज्ञात कैसे किया जाए। अगर पहली बात तो बताओ संकरण, अब बताओ संकरण हमेशा सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। लिख लो, पॉइंट टू बी नोटेड। एक पॉइंट और लिख लो नीचे, संकरण हमेशा सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। संकरण ज्ञात कर रहे हैं, संकरण हमेशा कौन करता है? सेंट्रल एटम ही करता है, क्योंकि जरूरत किसको पड़ी थी? सेंट्रल एटम को ही पड़ी थी। संकरण ज्ञात करने का तरीका, हेडिंग डालो, संकरण ज्ञात करने का तरीका। देखो मैं सीधा ट्रिक पे बात करूंगा, कोई फॉर्मूलों पे बात नहीं करूंगा। फॉर्मूले किताबों में भरे हुए हैं। संकरण ज्ञात करने का एक आसान सा तरीका देखते हैं। जैसे हमसे किसी ने कहा और हमने सुना, तुमने कहा हमने सुना, कहा कि H2O का संकरण बताओ। यहां से हटाते हैं इसको, देखो यहां लिख देता हूं मैं। किसी मेरे प्यारे भाई ने ये कहा कि H2O का संकरण बताओ, H2O का संकरण बताओ। तो अब मेरे लाडले बच्चों को पहली बात तो ये आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए कि इसमें संकरण निकाला किसका जाएगा? ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन आर कॉल्ड टू सेंट्रल एटम। ये CA की अगर किसी बच्चे को पहचान नहीं आती है तो वो आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर लिख ले, सर्च कर ले कि CA की पहचान करना। आपके सामने एक
प्यारा सा वीडियो खुल के आएगा, प्यारा सा वीडियो खुल के आएगा, उसको आप देखना, आराम से प्यार से देखना, सीए की पहचान करना आप सीख जाओगे। हमें पता चल गया है कि संकरण ऑक्सीजन का ही निकलना है। तो संकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी दिया गया अणु हो उसके सभी परमाणुओं के बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉन जोड़ लो। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट नोट करो, अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के बाहरी कोष के कुल इलेक्ट्रॉन जोड़ लिए जाते हैं। बस यही काम करना है। किसी बच्चे को बाहरी कोष पहचानना नहीं आता है तो आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री 122 वाला पर सर्च करिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वहां आपको मिल जाएगा बाहरी कोष कैसे पहचाना जाता है। तो अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉन जोड़ ले हैं। जैसे बेटे हम क्या करते हैं, इसको साथ साथ लेके चलते हैं, चल तू नहीं जो, साथ साथ लेके चलते हैं। तो बताओ इसके सभी बाहरी कोष के, सभी परमाणुओं के बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। तो यहां से कोई वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहां से प्राप्त मानों को, यहां से प्राप्त मान अगर निम्नानुसार हो तो कैसे हो, निम्नानुसार। निम्नानुसार कैसे, वो मान प्यारे बच्चों 2 से लेके 8 के बीच में आ सकते हैं। अगर मान 2 से लेके 8 तक हो तो उन मानों को डिवाइड कर देना है 2 से। अगर मान 9 से लेकर 56 तक हो तो मानों को डिवाइड कर देना है प्यारे बच्चों 8 से। और अगर मान 56 से भी ऊपर हो तो ऐसे मानों को डिवाइड कर देना है 56 से, बस कुछ नहीं करना है। तो यहां से जैसे देखो ये वैल्यू कितनी आई 8 आई, तो इसको डिवाइड कर देंगे लाडले बच्चों 2 से, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 का भाग 2 8 में 4 बार कितना आ गया 4। यहां तक का नोट करो, नोट करो, आगे की बात करते हैं। अरे चूड़ी पाटला दुला दे रे, चूड़ी पाटला दुला दे, उतार लिया, आई होप कि उतार लिया होगा, आई थिंक कि उतार लिया होगा। मेरे प्यारे बच्चे बहुत 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 ज्यादा कहना मानते हैं और मेरा, ठीक है। अब यहां से देखो वो मान आने के बाद में आप जब ये डिवाइडेशन करोगे तो एक और मान आएगा, तो अब लिखेंगे उसी के नीचे, आप उसी के नीचे लिखना अगर प्राप्त मान इस प्रकार हो तो, अब इस प्रकार किस प्रकार, वो मान या तो 2 आएंगे या 3 आएंगे या 4 आएंगे या 5 आएंगे या 6 आएंगे या फिर 7 आ सकते हैं। तो प्राप्त मान इस प्रकार अगर आ जाए, जेड की वैल्यू, प्राप्त मान जिसको हम क्या मान के चलेंगे जेड, इस प्रकार आ जाए तो बेटे पहुंच गए संकरण कौन सा है। अब सुनो ये वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब 2 कक्षक होते हैं, उन्होंने भाग लिया है संकरण में। कितने कक्षकों ने भाग लिया है, 2 कक्षकों ने। और अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि देखो संकरण में एस कक्षक तो भाग लेगा ही लेगा, संकरण में कक्षक किस तरीके से भाग लेंगे ये चेक कर लो, एस पी और डी, एस पी डी। तो 2 कक्षकों ने भाग लिया है, तो बेटे एक तो एस कक्षक ने भाग लिया है और एक पी के 3 होते हैं, पी के 3 में से किसी एक ने, तो संकरण हो गया एस पी।
यहाँ टोटल कितने संकरित कक्षक आ रहे हैं? 3। कितने आ रहे हैं? 3। तो यहाँ कितने कक्षकों ने भाग लिया है? 3 ने। तो 1 S ने और 2 P ने, तो sp2 संकरण। 4 तो 1 S ने 3 P ने। 5 अब 1 S ने 3 P के 3 ऑर्बिटल होते खत्म हो गए, तो एक डी वालों में से ले लो, तो sp_d। ये वैल्यू अगर 6 है तो संकरण अब समझो खुद ही sp3d2 हो गए ना 6 कक्षक, और sp3d3। ये लो प्यारे बच्चों, बताओ H2O में संकरण कौन सा है? देख लो सब आपके सामने लिखा हुआ है, कुछ भी रटना नहीं है। H2O में संकरण कौन सा है? H2O में संकरण H2O के लिए डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई है प्यारे बच्चों 4, तो संकरण कौन सा है? sp2। हमेशा दिन में, रात में, शाम को, सुबह को, दोपहर को संकरण इसका कौन सा होगा? sp2 ही होगा। सॉरी sp3, आई वांट टू बी रियली सॉरी, sp3 संकरण होगा। कौन सा संकरण होगा? वैल्यू कितनी आ रही है? 4। 4 के लिए संकरण कौन सा हो रहा है? sp3। ये मानवीय भूल थी, हो गई है, माफ कीजिएगा। चलो कुछ एक आधे और संकरण निकाल लेते हैं। जैसे हमने कहा XeF2 का संकरण निकालो, तो सबके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन जोड़ लो। कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ही लेके चलते। HCF2 का संकरण निकालो, तो सबसे बाहरी कोश के सबके इलेक्ट्रॉन जोड़ लो। जीनोन अक्रिय गैस होती है ना, जीनोन प्यारे बच्चों उत्कृष्ट गैस होती है, अक्रिय गैस होती है, वर्ग नंबर 18 की गैस होती है। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं, क्योंकि वर्ग 18 होता है। उनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np6 होता है, NH2Np6 होता है। तो यहां से 8 इलेक्ट्रॉन जीनोन के हो गए, प्लस फ्लोरीन कितने? 2, और एक फ्लोरीन के बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट है, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np7 होता है, Np5 होता है। कितना होता है? Np5 होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन, ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बाह्यतम कोश का, तो 5 और 2 7 जोड़ लो। 7 दूनी 14, 14 और 8 कितने हो गए? 22 हो गए क्या? अब देखना प्यारे बच्चों, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 22। तो चेक करो 22 मान किसके बीच आया है? 8 और 56 के बीच। तो डिवाइड करेंगे मेरे लाडले बच्चों किससे? अरे कैलकुलेशन चेक कर लेना। इसके बाहरी कोश में 8 होते हैं और वो 14 हो गए, 22 बिल्कुल सही है। तो 22 मान किसके बीच में आया? 8 और 56 के बीच। तो डिवाइड करेंगे 56 से। समस्या हो गई है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, जितना जाता है उतना दे लो। 2 बार चला गया 16, बच कितने गए? 4 2 6। अब सुनो, यहां से जो शेष फल है वो किसके बीच में आ रहा है वो चेक करना है। शेष फल है वो किसके बीच में आ रहा है? तो ये 2 और 8 के बीच में आ गया है, तो डिवाइड कर दो 2 से, तो 3 बार भाग चला जाएगा। अब दोनों के भागफलों को जोड़ लेना, दोनों के भागफलों को जोड़ लेना। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी कितनी? इसमें जब 2 बार भाग दिए तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई? मैं सीधी लिख देता हूं 5। अब 5 के लिए जाके संकरण देख लो, sp3d। 5 के लिए जाके संकरण देख लो, sp3d। ये लो, ये हुआ आपका संकरण, ये हुआ आपका संकरण। अब अगर किसी बच्चे को अब भी संकरण नहीं समझ में आ रहा है, अब भी संकरण नहीं समझ में आ रहा है, तो इसी चैनल लिस्ट में एक संकरण ज्ञान की ट्रिक का वीडियो डाला हुआ है पहले से ही। वो उस टाइम में किसी बच्चे को जरूरत हो गई थी, इसलिए मैंने संकरण पढ़ाने से पहले ही एक वीडियो डाल दिया था। वीडियो नंबर है पता नहीं है, संकरण ज्ञात करने का तरीका, ऐसा कोई वीडियो है, उसमें देखना। बहुत सारे एग्जाम्पल करवाए हुए हैं, 15-20 एग्जाम्पल करवाए हुए हैं, लेकिन उनमें ध्यान रखना एक चीज का, 2 एग्जाम्पल ऐसे आ रहे हैं, शायद एग्जाम्पल नंबर 8 9 है या 9 10 है, उनमें आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन जोड़ने में क्या हो रही है? मिस्टेक हो रही है। तो वो आप सुधार लेना, कमेंट डाला हुआ है मेरा उसमें। ये हुआ संकरण। अब देखो,
आगे की बात होती है कि संकरण से अणु की ज्यामिति निर्धारित होती है। संकरण से अणु की क्या होती है? ज्यामिति। संकरण से अणु की ज्यामिति डिसाइड की जा सकती है। बड़ी काम की चीज है, ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। संकरण से अणु की ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। प्यारे बच्चों, संकरण से अणु की ज्यामिति का निर्धारण किया जाता है। देखो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। ज्योमेट्री और शेप में अंतर बताऊंगा मैं। ज्यामिति क्या होती है और आकृति क्या होती है। ज्यामिति क्या होती है और प्यारे बच्चों आकृति क्या होती है, इन दोनों में अंतर देखेंगे हम। उसके बाद में इस टॉपिक को चालू करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं ज्यामिति और आकृति एक ही चीज होती है। और देखो इस वीडियो में इसको इंक्लूड करने का मतलब है टॉपिक लंबा जाएगा तो संकरण का पार्ट बी आ जाएगा। ये संकरण का पार्ट बी पढ़ने से पहले संकरण का पार्ट ए पढ़ के आना। संकरण के पार्ट बी में वो बची हुई शेष पूरी बातें करेंगे। बॉन्ड एंगल कैसे निकाला जाता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है संकरण होने पर, क्या संकरण होता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है, ज्यामिति क्या होती है, कैसे अणुओं की ज्यामिति बनाई जाती है, वो पूरी बातें करेंगे, वो पूरी बातें डीप करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ये लिखें कि हाँ सर टॉपिक अच्छे से समझ में आया है, ताकि मैं और ज्यादा मेहनत के साथ में आपको पढ़ा सकूं। देखो उससे क्या होगा, कमेंट करने से कोई मैं बादशाह नहीं बन जाऊंगा, कोई गोल्ड मेडल मेरे को नहीं मिल जाएगा, लेकिन उससे पता चलेगा कि मेरे बच्चे कुछ सीख रहे हैं, मेरे को मोटिवेशन मिलता है। उससे मेरे को क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। मैं और ज्यादा बेटर देने की कोशिश करूंगा, अब आप इस वीडियो को एक बार और देखें, इसको बार बार देखें, ताकि कहानियां खुले। टॉपिक का जितना बेस मजबूत, टॉपिक उतना मजबूत। बेस्ट ऑफ लक माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।